आज हम बात करेंगे पहाड़ों में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। वो किस तरह से हो रहा है, कौन से फोर्सेज हैं जो उसे ड्राइव कर रहे हैं और वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की, यहाँ पहाड़ों में जगह सीमित है। विशेष रूप से खेती बाड़ी के लिए, बसने के लिए बहुत सीमित जगह है। और ये जो कॉन्स्ट्रेंट है प्रकृति के द्वारा, इसने कितने लोग बच सकते हैं उसकी अपर लिमिट निर्धारित की। उसने एक कॉन्स्टेंट लगाया कि किस जगह कितने लोग बच सकते हैं, कितनी सुरक्षित जगह है। फिर यहाँ के लोग परंपरागत रूप से खेती वाली जगह के ऊपर नहीं बसते थे। उनको मालूम था कि ये पुराना लैंडस्लाइड मटेरियल है, ये कभी भी असंतुलित होकर नीचे की ओर जा सकता है, इसमें फिर से इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ बसने के लिए सुरक्षित जगहें और भी कम हो गई। परंतु समय बीतने के साथ विभिन्न कारणों से, हो सकता है ज्यादा टूरिस्ट आने लगे हों, हो सकता है ज्यादा तीर्थयात्री आने लगे हों, हो सकता है आपके नए जिले बन गए, नई तहसीलें बन गई, नए ब्लॉक हेडक्वार्टर्स बन गए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो जब ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोगों को रहना है, तो उनके लिए घर चाहिए, होटल चाहिए, पार्क चाहिए, बस स्टैंड चाहिए, पार्किंग स्पेसेस चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होना शुरू हुआ। और ये सब बड़े हैबिचैट मैनर में हुआ, बहुत तेजी में हुआ, अनियंत्रित रूप से हुआ, अनप्लान रूप से हुआ। इसके दो पक्ष हैं। पहला तो ये, जब जगह की कमी होना शुरू हुई, लोगों को महसूस होना शुरू हुआ कि जगह कम है, तो परंपरागत रूप से जो खेत थे, जो खेती वाली जमीन थी जिसके ऊपर लोग नहीं बसते थे और सोच विचार के नहीं बसते थे, ऐसा नहीं था कि ऐसे ही नहीं बसते थे, उनके अपने रीजन्स थे, वो वहां पर नहीं बसते थे। परंतु जब जगह की कमी महसूस होनी शुरू हुई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो खेती वाली जमीन के ऊपर बनाया जाने लगा। खेती वाली जो जमीन थी वो पुराने लैंडस्लाइड की थी, वो उतना लोड ले सकने में सक्षम नहीं थी। उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी अपेक्षाकृत काफी कम थी। वो भारी अवसंरचना के बोझ को झेल पाने में सक्षम नहीं थी। परंतु हमारी मजबूरी थी, हमारे पास और कहीं जगह नहीं थी, तो हम वहां पे बसने लगे। कोई बताने वाला तो था नहीं कि यहाँ पे नहीं बसना है, यहाँ पे बसना है, कोई नियंत्रण भी नहीं था। तो जिसकी जहां पे मर्जी आई वहां पे बनाना शुरू किया। इसका दूसरा पक्ष ये रहा कि हम जो परंपरागत घर बनाते थे, परंपरागत रूप से यहाँ के लोग भूकंप सुरक्षित घर बनाना जानते थे। यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन थे वो भूकंप सुरक्षित घर बना सकते थे। और ये घर हजारों सालों से कई भूकंप को झेल चुके हैं। और इनमें जितनी भी मॉडर्न हम बात करें, मॉडर्न प्रिसेप्ट्स की भूकंप सुरक्षा के, वो इसमें समाहित है। परंतु अचानक जब हमें ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना था, तो इस तरह की परंपरागत घरों में जो एक दो तीन मंजिले थे, उससे हमारा काम नहीं चल रहा था। हमें मल्टी स्टोरी घर बनाने थे और जल्दी बनाने थे, क्योंकि परंपरागत घर बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, माइनिंग और फेलिंग जो है दोनों यहाँ पे प्रतिबंधित हैं। तो वो सब यहाँ पे नहीं आ सकते थे। हमको बाहर से बिल्डिंग मटेरियल लाना था। हमको ईंट, सीमेंट और जो लिंटल वाले घर थे वो बनाने थे। उसके लिए जो यहाँ का राजमिस्त्री था वो तैयार नहीं था। अचानक से बिल्डिंग मटेरियल में चेंज हुआ। परंतु ये जो चेंज इन बिल्डिंग मटेरियल था, इसके साथ राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण पे अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। वैसे भी हमारे देश में हर चीज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप प्लम्बिंग के लिए देख लीजिए, कारपेंटरी के लिए देख लीजिए, मोटर मैकेनिक के लिए देख लीजिए। परंतु जो ब्रिकलेइंग है उसके लिए कोई कोर्स नहीं है। जो ब्रिकलेयर है, जो राजमिस्त्री है, वो पहले मजदूर के रूप में काम करना शुरू करता है और समय बीतने के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, वो खुद ब खुद कैसे लिंटल डाला जाएगा, कैसे रेनफोर्समेंट होगा, वो सीख लेता है। और ज्यादातर जो घर हमारे आसपास में बन रहे हैं वो अनइंजीनियर्ड है। वो केवल इन्हीं राजमिस्त्रियों के द्वारा बनाए जाते हैं और इनको ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। तो इनको जैसे समझ में आया उन्होंने बनाना शुरू किया, और इससे यहाँ की जो भूकंप की घातकता है वो और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जितना हम बिल्डिंग मटेरियल ऐड कर रहे थे वो अपेक्षाकृत असुरक्षित था। उसी के साथ दूसरी चीज जो हुई, जो ये सीमेंट वाले घर थे, ये पहले पहल उन लोगों ने बनाए जो बाहर रह के आए थे, जिनका एक्सपोजर बाहर के समाज के साथ था। वो आए वापस रिटायरमेंट के बाद या अन्य कारणों से, जब गांव पे वापस आए या शहर में वापस आए, तो उन्होंने सीमेंट वाला घर बनाया।
तो सीमेंट वाले घर के साथ हमने सामाजिक प्रतिष्ठा को जोड़ दिया कि जिसका सीमेंट वाला घर होगा उसको सामाजिक रूप से ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। हमने उसके साथ जो ही सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी उससे एक भीड़चाल सी शुरू हो गई, जिसके अच्छे पटाल वाले घर थे, स्लेटेड रूफ्स थी जिनमें, उन्होंने स्लेटेड रूफ्स को हटा के उसके ऊपर से लिंटर डालना शुरू कर दिया। और इसकी परिणति जो 1991 का उत्तरकाशी भूकंप था, उसमें क्योंकि मनेरी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पे बांध बन रहा था, तो वहां से पिल्फरेज के द्वारा सीमेंट सरिया लोगों को सस्ते दामों पर मिल जाता था, तो वहां लोगों ने अपने स्लेटेड रूफ्स को हटाकर बिना ये सोचे कि जो पत्थर की दीवारें हैं वो कितना लोड ले सकती हैं, उसके ऊपर भारी भरकम लिंटेल डाल दिया, स्लैब डाल दिया। और भूकंप की वजह से जामक है और मनेरी के आसपास के दूसरे गांव हैं, उनमें भारी क्षति हुई, परंतु हमने उससे कुछ नहीं सीखा। तो विकास के साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें दो चीजें रही। एक तो हमने उन स्थानों पे बसना शुरू कर दिया जो कि पहले से परंपरागत रूप से असुरक्षित समझे गए थे। पुराना लैंडस्लाइड का मलबा था जिसकी की बेयरिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो भारी इमारतों का बोझ झेल सके, वहां पे हमने बसना शुरू कर दिया। उसी के साथ दूसरी चीज जो हुई वो ये कि हमने बहुमंजिला भवन बनाने शुरू कर दिए बिना ये ध्यान दिए कि उसकी सुरक्षा के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उसमें रेनफोर्समेंट किस प्रकार का होना है। वो जैसा हमें राजमिस्त्री ने बनाया वैसा हम बनाते चले गए। तो इसकी परिणति ये हुई कि हमारी जो भूकंप संवेदनशीलता है वो लगातार बढ़ती चली गई। और अगर आज की बात करें, अगर 1991 का भूकंप या 1999 का भूकंप दोबारा रिपीट होता है तो हो सकता है क्षति पहले से बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हमने वल्नरेबिलिटी रिडक्शन पे या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। तो इस विषय पे आपका सोचना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिए कि आपकी जो घर है वो किस तरह से बना हुआ है, उसमें सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। कहीं आपका मकान पुराने जो खेत थे या खेती वाली जमीन थी वहां पर तो नहीं बसा हुआ है, वहां पर विभिन्न कारणों से इनस्टेबिलिटी आ सकती है। और ऐसा अभी हाल जोशीमठ में हुआ भी था। परिवार की सुरक्षा के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, एक इंजीनियर लीजिए, उससे थोड़ा वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए और अपने घर को सुरक्षित बनाइए। हो सकता है आपको रेट्रोफिटिंग पे कुछ खर्चा करना पड़े, पर ये निवेश है। अगर आप चैनल में बताई गई बातें, की गई वार्ता अच्छी लग रही हो, रोचक लग रही हो, इससे कुछ लाभ हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद और देखते रहिए।